नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। लेकिन ये जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं, ये सीपीसी की धारा 148 से लेकर 153B तक के प्रावधान में पूरी कंप्लीट होती है। यानी सिर्फ अकेला 151 जो सेक्शन है उसके साथ साथ हमें इन धाराओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो 148 से लेकर 153 तक है। आइए जानते हैं हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 सिविल मामलों में सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली धारा है। धारा 151 जिसके अंतर्गत न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई है। इस धारा को प्रत्येक अन्य धारा, आदेश, नियम के साथ जोड़कर पेश किया जा सकता है। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक मामले में न्याय प्रदान करें, चाहे वे इस संहिता में दिया गया हो या नहीं। एक निश्चित या अलग प्रावधान के अभाव में न्याय करने की महत्वपूर्ण शक्ति अपने साथ लाता है। इस शक्ति को अंतर्निहित शक्ति कहा जाता है, जिसे न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाता है, हालांकि प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है। यह धारा न्यायालय को वह सभी शक्तियां प्रदान करती है जो न्याय की प्राप्ति एवं कानून के दुरुपयोग के लिए आवश्यक है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां बहुत व्यापक है और किसी भी तरह से संहिता के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं है। वे संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त है और न्यायालय उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अब सीपीसी की धारा 148 से 153 के प्रावधान जानेंगे। इसमें हम एक एक धारा करके समझेंगे कि कौन सी धारा में क्या चीज़ बताई गई है। इसमें न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित कानून का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 से लेकर धारा 153A में किया गया है, जो विभिन्न स्थितियों में शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है। न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधान निम्नलिखित है, जैसे कि धारा 148 और धारा 149 अनुदान, ग्रांट या समय के विस्तार से संबंधित है। धारा 150 व्यवसाय के हस्तांतरण या ट्रांसफर से संबंधित है। धारा 151 न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। धारा 152, 153 और 153A निर्णयों, डिक्री या आदेश में अलग अलग कार्रवाई में संशोधन से संबंधित है। धारा 148 समय का विस्तार। सीपीसी की धारा 148 में कहा गया है कि जहां सीपीसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई अवधि निर्धारित की जाती है, यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है कि न्यायालय समय समय पर ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है, भले ही वह अवधि को मूल रूप से प्रदान तय किया गया हो। सरल शब्दों में, जब किसी कार्य को करने के लिए शक्ति, प्रावधान या एक अवधि निर्धारित की जाती है तो न्यायालय को ऐसी अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने की शक्ति होती है। यह शक्ति किसी विशेष प्रावधान की कमी के विपरीत प्रयोग योग्य है, जो अवधि को कम या अस्वीकार या रोक देता है। शक्ति न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के विस्तार तक सीमित है और विवेकाधीन प्रकृति की है। धारा 149 अदालती फीस का भुगतान। सीपीसी की धारा 149 के अनुसार जहां न्यायालय की फीस से संबंधित लागू कानून द्वारा किसी प्रमाण पत्र के लिए आदेशित किसी फीस का पूरा या उसका एक भाग पूरा नहीं किया गया हो, तो न्यायालय अपने विवेक से किसी भी चरण पर उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसी फीस देय है, ऐसी अदालती फीस का पूरा या आंशिक भाग भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। और इस तरह के भुगतान पर दस्तावेज जिसके संबंध में फीस देय है का परिणाम वैसा ही होगा जैसे कि प्रारंभिक स्थिति में इस तरह की फीस का भुगतान किया गया हो। यह अदालत को एक पक्ष को शिकायत या अपील की सूचना आदि पर देय अदालती फीस की कमी के लिए अनुमति देता है। यहाँ तक कि मुकदमा या अपील आदि दायर करने की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले न्यायालय फीस के साथ आरोपित किसी भी दस्तावेज के लिए अपेक्षित न्यायालय फीस का
भुगतान अनिवार्य है यदि अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अदालती फीस का भुगतान किया जाता है तो इसे समय बाधित के रूप में नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया ऐसा भुगतान पूर्वव्यापी रूप से एक दोषपूर्ण दस्तावेज को मान्य करता है। अब धारा 150 व्यवसाय का स्थानांतरण। सीपीसी की धारा 150 के अनुसार उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है जहां किसी भी न्यायालय का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय को सौंपा गया है तो जिस न्यायालय को व्यवसाय सौंपा गया है उसके पास वही अधिकार होगा और वही कर्तव्यों का पालन करेगा जो क्रमिक रूप से प्रस्तुत किए गए हों या इस संहिता के तहत उस न्यायालय के पास थे जहां से इस न्यायालय को सौंपा गया है। उदाहरण के लिए जब किसी न्यायालय ए का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय बी को हस्तांतरित किया जाता है तो न्यायालय बी उसी शक्ति का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो सीपीसी द्वारा स्थानांतरण न्यायालय पर आदेशित किया गया है। अब सीपीसी की धारा 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसे समझेंगे हम। धारा 151 न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा से संबंधित है। इस धारा में कहा गया है कि सीपीसी में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को प्रतिबंधित या अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय के तरीके के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून या उच्च न्यायपालिका के आदेश की प्रतिरक्षा करना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की विवेकाधीन या अंतर्निहित शक्ति है जो न्याय की सुरक्षा के लिए तथा न्यायालय के तरीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों के तहत नहीं दिया गया है। सीपीसी की धारा 151 की प्रयोग के दायरे को कुछ मामलों में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, जैसे कि अदालत अपने आदेशों की दोबारा जांच कर सकती है और त्रुटियों का समाधान कर सकती है। जब मामला आदेश 39 द्वारा शामिल नहीं किया जाता है या एक तरफा आदेश को हटाने के लिए नहीं होता है तो अंतिम प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। अधिकार से ज्यूरिडिक्शन के बिना पारित किए गए अवैध आदेश रद्द किए जा सकते हैं। मामले में वाद की घटनाओं को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। कैमरे में परीक्षण जारी रखने की या इसके कार्रवाई के प्रकटीकरण को रोकने के लिए न्यायालय की शक्ति। अदालत एक न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी को मिटा सकती है तथा अदालत मुकदमे में सुधार कर सकती है और योग्यता के आधार पर फिर से सुनवाई कर सकती है या अपने आदेश की फिर से जांच कर सकती है। न्याय का उद्देश्य जो है वो देवेंद्रनाथ बनाम सत्यबाला दास के मामले में बताया गया है कि न्याय के अंत का अर्थ समझाया गया था कि यह माना गया है कि न्याय का उद्देश्य गंभीर शब्द है। इसके अलावा शब्द न्यायिक पद्धति के अनुसार केवल एक विनम्र अभिव्यक्ति नहीं है। यह शब्द यह भी इंगित करते हैं कि न्याय सभी कानूनों का अनुगमन और अंत है। हालांकि यह अभिव्यक्ति भूमि और विधियों के कानूनों के अनुसार न्याय की अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा नहीं है। अब न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग। सीपीसी की धारा 151 अदालत की प्रक्रिया के उल्लंघन को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। अदालत की शक्तियों का दुरुपयोग जो पक्ष के साथ अन्याय होता है उसे इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए कि अदालत के कार्य से किसी भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई पक्ष अदालत में या किसी कार्यवाही के पक्ष में धोखाधड़ी करता है तो अंतर्निहित शक्ति के आधार पर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम धारा 152, 153 और धारा 153 एक निर्णयों, डिग्री, आदेशों और अन्य रिकॉर्ड में संशोधन। सीपीसी की धारा 152 निर्णय, डिग्री और आदेशों में संशोधन से संबंधित है। सीपीसी की धारा 152 के अनुसार न्यायालय के पास निर्णयों, डिग्री या आदेशों में लिखित या अंक गणितीय गलतियों या अप्रत्याशित चूक या अपूर्णता से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को बदलने की शक्ति है। धारा 153 संशोधन के सामान्य अधिकार से संबंधित है। यह धारा अदालत को किसी भी कार्यवाही में किसी भी गलती और त्रुटि में संशोधन करने का अधिकार देती है और उठाए गए मुद्दों को व्यवस्थित करने या ऐसी कार्यवाही के आधार पर सभी आवश्यक सुधार करने का अधिकार देती है। सीपीसी की धारा 152 और 153 यह स्पष्ट करती है कि अदालत किसी भी समय उनके अनुभवों में
किसी भी गलती को ठीक कर सकती है। डिक्री या आदेश में संशोधन करने की शक्ति, जहां एक अपील को खारिज कर दिया जाता है और मुकदमे की जगह को खुली अदालत माना जाता है, सीपीसी 1908 की धारा 153A और 153B के तहत परिभाषित किया गया है। अब हम इसकी सीमा पढ़ेंगे। अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कुछ बाधाएं होती है, जैसे उन्हें केवल संहिता के विशेष प्रावधानों की कमी में ही लागू किया जाता है। संहिता में स्पष्ट रूप से जो दिया गया है उसके साथ विवाद में लागू नहीं किया जा सकता है। उन्हें दुर्लभ या असाधारण मामलों में लागू किया जा सकता है। शक्तियों का संचालन करते समय अदालत को विधायिका द्वारा दिखाए गए तरीके का पालन करना होता है। न्यायालय न तो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं और न ही उन्हें कानून द्वारा सौंप सकते हैं। रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का पालन करना होता है, अर्थात उन मुद्दों को न खोलना जो पहले से ही अंतिम रूप से तय हो चुके हैं। किसी निर्णय को नए सिरे से देने के लिए मध्यस्थ मीडिएटर का चयन करना। पक्षों के मूल अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। किसी पक्ष को न्यायालय में कार्रवाई करने से सीमित करने के लिए तथा एक आदेश को रद्द करने के लिए जो उसके जारी होने के समय वैध था। इस प्रकार से आज हमने समझा सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, जो कि सेक्शन 148 से लेकर 153A में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।